तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हिस्ट्री के चैप्टर्स को हिंदी एक्सप्लेनेशन में लाऊंगा। ये नोट्स और समरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर 4, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रॉम ग्रेड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट 1। तो दोस्तों, इंग्लिश में तो मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में होगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली हिंदी में इसे समझाने वाला हूँ। तो स्लाइड ये है, फर्स्ट स्लाइड। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। परिचय। मानव इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। मानव का इतिहास इन सबसे बहुत पुराना है। शहरों, पुस्तकों, राजाओं और लिखित अभिलेखों के अस्तित्व में आने से पहले मनुष्य शिकारी और भोजन संग्राहक के रूप में रहता था। वह भोजन, पानी और आश्रय के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जिस समय लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय को प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इस काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास लिखित पुस्तकें नहीं हैं, इसलिए इतिहासकार और पुरातत्वविद पत्थर के औजारों, हड्डियों, जीवाश्मों, मिट्टी के बर्तनों, गुफा चित्रों, मोहरों और पुरानी बस्तियों का अध्ययन करते हैं। सभ्यता अचानक नहीं बनी। औजारों, भोजन, खेती, बस्तियों, व्यापार, लेखन और सामाजिक व्यवस्था में हजारों वर्षों तक हुए छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण सभ्यता का विकास हुआ। इस स्लाइड में लेखन का आविष्कार। लेखन से पहले, लेखन का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। इसके आधार पर मानव इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है: लेखन से पहले का समय और लेखन के बाद का समय। लेखन से पहले के जीवन की जानकारी हमें भौतिक अवशेषों से मिलती है। इनमें औजार, हथियार, हड्डियां, जीवाश्म, गुफा चित्र, मिट्टी के बर्तन, मनके और इमारतों के अवशेष शामिल हैं। मानव इतिहास का 99% से भी अधिक भाग लेखन के आविष्कार से पहले का है। उस समय के लोगों ने अपने नाम, विचार, विश्वास या घटनाएं लिखकर नहीं छोड़ी। इसलिए हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वे क्या सोचते थे या किसी विशेष घटना के समय कौन से लोग उपस्थित थे। इस समय की तिथियां भी प्रायः अनुमानित होती हैं। नेक्स्ट, लेखन के बाद। लेखन के आविष्कार के बाद लोगों ने घटनाओं, कानूनों, व्यापार, धार्मिक विचारों, कहानियों और प्रशासन से जुड़ी जानकारियों को लिखना शुरू किया। इसलिए लेखन के बाद के समाज को समझना इतिहासकारों के लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। लिखित अभिलेखों से हमें राजाओं के नाम, युद्धों, कानूनों, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। सुमेर की किलाक्षर लिपि, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, और मिस्र की चित्रलिपि, जिसे हायरोग्लाइफिक कहते हैं, पढ़ी जा चुकी है। लेकिन हड़प्पा या सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों की भाषा, शासन और विचारों के बारे में हमारी जानकारी अभी भी अधूरी है। अगला, प्रारंभिक मानव इतिहास क्यों पढ़ें? प्रारंभिक मानव इतिहास को पढ़ने से हमें समझ आता है कि मनुष्य आज के आधुनिक रूप तक कैसे पहुंचा। इसके अंतर्गत दो प्रकार के विकास को समझा जाता है: जैविक विकास और सांस्कृतिक विकास। जैविक विकास का अर्थ है मनुष्य के शरीर और आनुवंशिक विशेषताओं में बहुत लंबे समय के दौरान होने वाले परिवर्तन। इन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रारंभिक मानव पूर्वजों से आधुनिक मानव का विकास हुआ। आधुनिक मानव प्रजाति को होमो सेपियंस कहा जाता है। सांस्कृतिक विकास का अर्थ है कि मनुष्यों ने जलवायु और पर्यावरण के अनुसार अपने औजारों, तकनीक, भोजन, रहन सहन और सामाजिक जीवन में परिवर्तन किए। धीरे धीरे मनुष्य शिकार और भोजन संग्रह से आगे बढ़कर खेती तथा भोजन उत्पादन करने लगा। खेती से आवश्यकता से अधिक भोजन पैदा हुआ, जिसे अधिशेष उत्पादन कहते हैं, या हम कहते हैं सरप्लस फूड। इसी सरप्लस फूड के कारण गांव, नगर, व्यापार, प्रशासन और सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। अगला, हमारे मानव पूर्वज कौन थे? वैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभिक मानव पूर्वजों का विकास अफ्रीका में हुआ था। लगभग 20 लाख वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक मानव
अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप की ओर फैलने लगे। होमो हैबिलिस का अर्थ है कुशल मनुष्य या हाथ से काम करने वाला मनुष्य। वे मुख्य रूप से अफ्रीका में रहते थे। तंजानिया के ओल्डोवई गॉर्ज और केन्या से उनके प्रमाण मिले हैं। वे साधारण पत्थर के औजार बनाते थे। अब बात करते हैं होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस का अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मनुष्य। वे अफ्रीका से बाहर जाने वाले शुरुआती मानव पूर्वजों में शामिल थे। वे हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि मानव विकास केवल शरीर में परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि औजार बनाने और नए स्थानों पर जाने की क्षमता की भी कहानी है। निएंडरथल और होमो सेपियंस। होमो निएंडरथलेंसिस, जिन्हें सामान्यतः निएंडरथल कहा जाता है, यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया में रहते थे। वे पहले के मानव पूर्वजों की तुलना में अधिक विकसित पत्थर के औजार बनाते थे। वे लगभग 40,000 वर्ष पहले तक जीवित रहे। होमो सेपियंस आधुनिक मानव हैं, यानी हम सभी इसी प्रजाति के सदस्य हैं। उनका विकास लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ और बाद में वे पूरी दुनिया में फैल गए। होमो सेपियंस ने जटिल औजार, कला, आभूषण, संकेतों पर आधारित संचार और उन्नत तकनीक विकसित की। मानव को अन्य जीवों से अलग करने वाली महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर औजार बनाता था। उदाहरण के लिए मांस काटने, जमीन खोदने या पशु की खाल साफ करने के लिए अलग अलग औजार बनाए जाते थे। अगला, पुरातत्व और प्रारंभिक मानव इतिहास। प्रारंभिक मनुष्यों ने कोई लिखित अभिलेख नहीं छोड़े थे, इसलिए उनके जीवन को समझने के लिए पुरातत्वविद भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वे पत्थर के औजार, पशुओं की हड्डियां, मानव जीवाश्म, गुफा चित्र, सीपियां, मनके, मिट्टी के बर्तन, बस्तियों और कब्रों के अवशेष खोजते हैं। कई बार पुरातत्वविद प्राचीन औजारों की नकल बनाकर उनका प्रयोग भी करते हैं। इससे वे समझने की कोशिश करते हैं कि इन औजारों को कैसे बनाया जाता था और इनका उपयोग किस काम में होता था। जीवाश्म किसी प्राचीन पौधे, पशु या मानव के सुरक्षित बचे हुए अवशेष, छाप या चिन्ह को कहते हैं। जीवाश्मों की सहायता से वैज्ञानिक मानव शरीर में समय के साथ हुए परिवर्तनों को समझते हैं। और जीवाश्म को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉसिल। अगला, प्रारंभिक मानव इतिहास के काल, पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। प्रारंभिक मानव इतिहास को उस समय प्रयोग होने वाले औजारों, तकनीकों, जीवन शैली और सामग्री के आधार पर अलग अलग कालों में बांटा गया है। पहला, पुरापाषाण काल, जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, को पुराना पत्थर युग कहा जाता है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड को मध्य पत्थर युग कहा जाता है, यानी कि मिडिल स्टोन एज। उसके बाद नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड को नया पत्थर युग कहा जाता है, न्यू स्टोन एज। उसके बाद ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक पीरियड, इसमें पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग होने लगा, कॉपर एंड स्टोन एज। इसके बाद ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, ब्रॉन्ज को हम कहते हैं कांस्य। इसमें कांस्य के औजारों तथा नगरों और सभ्यताओं का विकास हुआ। उसके बाद आयरन एज, लौह युग, इसमें लोहे के औजार और हथियार बनाए जाने लगे। ध्यान रखिए कि यह विभाजन केवल समय के आधार पर नहीं है, यह हमें बताता है कि मानव समाज किस तरह साधारण पत्थर के औजारों से आगे बढ़कर धातु, खेती, व्यापार, गांव और नगरों तक पहुंचा। अब पढ़ते हैं पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स, पुरापाषाण काल के शिकारी संग्राहक। पुरापाषाण काल को पुराना पत्थर युग भी कहा जाता है, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड को हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। अंग्रेजी शब्द पैलियोलिथिक में पैलियो का अर्थ पुराना और लिथिक का अर्थ पत्थर होता है। इस समय मनुष्य मुख्य रूप से शिकारी और भोजन संग्राहक था। वह जंगली पशुओं का शिकार करता था तथा फल, जड़ें, कंद, बीज और जंगल से मिलने वाली दूसरी वस्तुएं इकट्ठी करता था। उसके पास खेती या भोजन पैदा करने का ज्ञान नहीं था, इसलिए भोजन समाप्त होने पर उसे दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इस कारण उसका जीवन प्रायः घुमंतु था।
यानी कि इधर से उधर घूमता रहता था। भारत में तमिलनाडु का अत्तिरंपक्कम लगभग 15 से 17 लाख वर्ष पुराना स्थल माना जाता है। कर्नाटक का इसामपुर भी लगभग 12 लाख वर्ष पुराना मानव स्थल है। इन स्थानों से मिले औजार भारत में अत्यंत प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण हैं। पुरापाषाण काल के औजार और कला। पैलियोलिथिक पीरियड के प्रमुख औजार में हस्त कुठार, क्लीवर, चॉपर, खुरचनी, छेद करने वाले औजार और नुकीले पॉइंट शामिल थे। इन औजारों का प्रयोग मांस काटने, कंद खोदने, पशुओं की खाल साफ करने, हड्डियां तोड़ने और शिकार करने में किया जाता था। बाद के पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्यों ने धनुष बाण, ब्लेड, छोटे धारदार औजार और आभूषण बनाना शुरू किया। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए और प्राकृतिक रंगों से अपने शरीर को भी सजाया। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक मानव केवल भोजन जुटाने और जीवित रहने में ही व्यस्त नहीं था, उसमें कल्पना, कला, सौंदर्य बोध और अपने विचारों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। नेक्स्ट, मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स, मध्य पाषाण काल के शिकारी संग्राहक। मीसोलिथिक पीरियड लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। उस समय पृथ्वी की जलवायु पहले की तुलना में गर्म होने लगी थी। जलवायु में परिवर्तन के कारण जंगल और घास के मैदान बढ़े। लोगों को छोटे पशु, मछलियां, जंगली अनाज और जल से मिलने वाले खाद्य पदार्थ आसानी से मिलने लगे। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण औजार माइक्रोलिथ थे। ये बहुत छोटे पत्थर के औजार होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर तीर, भाला, चाकू या मछली पकड़ने का औजार बनाया जाता था। इस काल में लोग नदियों, झीलों, गुफाओं और शैलाशयों के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहां पानी और भोजन के साधन आसानी से उपलब्ध थे। नेक्स्ट, भिमबेटका और परिवर्तन का काल। मध्य प्रदेश में स्थित भिमबेटका भारत का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है, यानी कि मीसोलिथिक साइट। यहाँ अनेक शैलाशय और गुफा मिलते हैं। इन चित्रों में पशु, शिकार, नृत्य, लोगों के समूह और दैनिक जीवन की गतिविधियां दिखाई गई हैं। इनसे हमें उन समय के लोगों के भोजन, सामूहिक जीवन और कला की जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल को एक संक्रमण काल कहा जा सकता है। इस समय लोग अभी भी शिकार और भोजन संग्रह करते थे, लेकिन वे धीरे धीरे पौधों, पशुओं और मौसम को अधिक ध्यान से समझने लगे थे। इसी ज्ञान ने आगे चलकर खेती और पशुपालन के विकास में सहायता की। नेक्स्ट, द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। नियोलिथिक पीरियड को नया पत्थर युग कहा जाता है, यानी कि न्यू स्टोन एज। इस काल में मानव जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मनुष्य ने केवल प्रकृति से भोजन प्राप्त करने के स्थान पर स्वयं भोजन पैदा करना शुरू किया। उसने फसलें उगाई, पशुओं को पालतू बनाया और स्थायी बस्तियों में रहने लगा। शिकार और भोजन संग्रह से खेती तथा स्थायी जीवन की ओर हुए इस बड़े परिवर्तन को नवपाषाण क्रांति कहा जाता है, यानी कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। इसे क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इस परिवर्तन ने मनुष्य के भोजन, घर, परिवार, काम, समाज और अर्थव्यवस्था सभी को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, इसमें हजारों वर्ष लगे। अब बात करते हैं नवपाषाण जीवन की विशेषताएं। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने फसलें उगाना, पशुओं को पालतू बनाना और स्थायी गांवों में रहना शुरू किया। उन्होंने पत्थरों को घिसकर चिकने और धारदार औजार बनाए। मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, जिनमें भोजन पकाया और अनाज सुरक्षित रखा जा सकता था। लोगों ने बुनाई और विभिन्न शिल्पों का विकास भी किया। पौधों और पशुओं का पालतूकरण इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो पालतूकरण कहते हैं हम डोमेस्टिकेट एनिमल्स। पालतूकरण का अर्थ है किसी जंगली पौधे या पशु को मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित और नियंत्रित करना। पहले औजार मुख्य रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते थे। अब हल चलाने, फसल काटने, अनाज पीसने और भोजन तैयार करने के लिए भी औजार बनाए जाने लगे। नियोलिथिक पीरियड में विकसित गांवों ने बाद में नगरों और सभ्यताओं के निर्माण की नींव रखी। अब बात करते हैं
भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नियोलिथिक जीवन एक ही समय पर शुरू नहीं हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खेती और पशुपालन का विकास अलग अलग समय पर हुआ। उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ज्ञात नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ है। यह वर्तमान पाकिस्तान में बोलन नदी के क्षेत्र में स्थित है और लगभग 7000 ईसा पूर्व का माना जाता है। मेहरगढ़ के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों से घर बनाते थे। वे अनाज सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह बनाते थे और मृतकों को कब्रों में दफनाते थे। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे तथा भेड़, बकरी और ऊबड़ वाले जेबू पशुओं को पालते थे। उन्होंने लाजवर्द, कार्नेलियन, सीपियों और अर्ध कीमती पत्थरों से आभूषण बनाए। इससे पता चलता है कि वे खेती के साथ शिल्पकला और दूरस्थ व्यापार से भी परिचित थे। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व तक मेहरगढ़ के लोगों ने तांबे की वस्तुएं बनानी शुरू कर दी थी। पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल या कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। तांबे के औजार पत्थर के कई औजारों की तुलना में अधिक उपयोगी थे। इन्हें अलग अलग आकार दिया जा सकता था और दोबारा पिघलाकर नई वस्तुएं भी बनाई जा सकती थीं। लगभग 2500 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों में कृषि समुदाय स्थापित हो चुके थे। लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे अनाज, बाजरा और दालों की खेती करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि खेती केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, वह धीरे धीरे उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। नेक्स्ट, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इन तीनों में आप कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही हैं। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का विकास पहले से मौजूद नवपाषाण और ताम्रपाषाण बस्तियों से हुआ। इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया मेहरगढ़ जैसे क्षेत्रों से शुरू हुई और बाद में सिंधु घाटी तथा घग्गर सरस्वती क्षेत्र तक फैल गई। तांबे के औजारों के प्रयोग से खेती की उत्पादकता बढ़ी। अधिक अनाज पैदा होने से समुदाय समृद्ध हुए और जनसंख्या भी बढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के विकास को 3 चरणों में बांटा जाता है। अर्ली हड़प्पन फेज, नेक्स्ट मैच्योर हड़प्पन फेज एंड नेक्स्ट लेट हड़प्पन फेज। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता के बड़े और सुव्यवस्थित नगर विकसित हो चुके थे। नेक्स्ट, सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसके सुव्यवस्थित नगर थे। नगरों की सड़कें योजनाबद्ध थी और कई स्थानों पर वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यहाँ पक्की जल निकासी व्यवस्था, कुएं, जल संग्रह और जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली थी। लोग मानक बाट और माप को प्रयोग करते थे, जिससे व्यापार में एक रूपता बनी रहती थी। हड़प्पा वासी मोहरे, मिट्टी के बर्तन, मनके, तांबे की वस्तुएं और सीपियों से बनी सजावटी वस्तुएं तैयार करते थे। उनकी अपनी लिपि भी थी, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, भिराड़ा, कुणाल और दातराना इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा के खेत और हड़प्पाई व्यापार। कालीबंगा में पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। खेत में आड़ी और सीधी दोनों प्रकार की हल रेखाएं मिली। इससे अनुमान लगाया जाता है कि किसान एक ही खेत में 2 अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते थे। इसे आज की रबी और खरीफ जैसी दोहरी फसल व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। हड़प्पा वासी व्यापार में मानक बाटों का प्रयोग करते थे। इससे वस्तुओं का सही वजन करना और उनका आदान प्रदान करना आसान होता था। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जिस क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है, उसे सामान्यतः सिंधु सरस्वती सभ्यता से जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर की कांस्य युगीन सभ्यताएं। दुनिया की कई प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास उपजाऊ नदी घाटियों के आसपास हुआ। चार प्रमुख प्रारंभिक सभ्यताएं थीं: सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास सिंधु सरस्वती सभ्यता, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच मेसोपोटामिया, नील नदी के किनारे मिस्र तथा हुआंग हे और यांगसे नदियों के किनारे चीनी सभ्यता। नदियों से पीने का पानी, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई, मछलियां और यातायात की सुविधा मिलती थी, इसलिए नदी घाटियां खेती और बस्तियों के लिए उपयुक्त थीं। लेकिन नदियां केवल लाभकारी नहीं थीं, अचानक आने वाली बाढ़ फसलों और घरों को नष्ट कर सकती थी, इसलिए बांध, नहर और जल प्रबंधन के लिए लोगों को मिलकर काम करना पड़ता था। इस सामूहिक व्यवस्था ने प्रशासन के विकास में भी सहायता की। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच पश्चिमी एशिया में स्थित था। आज इस क्षेत्र में मुख्य रूप से इराक और कुवैत आते हैं। तुर्की और दक्षिण पश्चिम ईरान के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ खेती बहुत पहले शुरू हो गई थी। लगभग 4500 ईसा पूर्व से तांबे के औजारों का प्रयोग बढ़ने लगा। इन औजारों ने खेती, शिल्प उत्पादन और व्यापार को अधिक प्रभावी बनाया। फलस्वरूप बड़ी बस्तियां और नगर विकसित होने लगे। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं। मेसोपोटामिया में समय समय पर कई सभ्यताओं और राजवंशों का विकास हुआ। इनमें सुमेरियन, अक्कादी, असीरियन और बेबीलोनियन प्रमुख थे। मेसोपोटामिया के कई नगर नगर राज्य या सिटी स्टेट के रूप में विकसित हुए। नगर राज्य का अर्थ है ऐसा नगर जिसकी अपनी सरकार, शासक और आसपास का नियंत्रित क्षेत्र हो। प्रत्येक नगर राज्य अपनी सेना, मंदिर, कानून और प्रशासन रख सकता था। इसलिए मेसोपोटामिया प्रारंभ में एक ही विशाल देश नहीं था। वहां अनेक स्वतंत्र नगर राज्य थे जो कभी व्यापार करते थे तो कभी आपस में संघर्ष भी करते थे। नेक्स्ट, द सोमेरियंस, सोमेरियन सभ्यता। सोमेरियन मेसोपोटामिया के सबसे प्रारंभिक नगर आधारित सभ्यताओं में से एक थे। उन्होंने उर, उरुक, एरिडू, लगाश और निपुर जैसे नगर विकसित किए। सुमेरियों ने सिंचाई के लिए नहरें और बांध बनाए। उन्होंने कच्ची तथा पकी ईंटों से इमारतें बनाई। उन्होंने पहिए वाली गाड़ियां, पाल वाली नावें और कीलाक्षर लेखन विकसित किया, यानी कि क्यूनिफॉर्म राइटिंग। सुमेरियन नगरों में विशाल सीढ़ी नुमा मंदिर बनाए जाते थे जिन्हें जिगुरात कहा जाता था, जैसा कि आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है। जिगुरात केवल धार्मिक स्थल नहीं था, वह नगर की आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का भी केंद्र था। मंदिर खेती, अनाज के भंडारण, व्यापार और वस्तुओं के परिवहन की व्यवस्था करते थे। सुमेरियन समाज में स्पष्ट सामाजिक श्रेणियां थी। पुजारी, शासक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान और मजदूर अलग अलग कार्य करते थे। नेक्स्ट, द बिगनिंग ऑफ राइटिंग, लेखन की शुरुआत। सुमेरियों ने लगभग 3300 ईसा पूर्व एक प्रारंभिक लेखन प्रणाली विकसित की जिसे क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। इसमें नरम मिट्टी की तख्तियों पर नुकीली लेखनी से कील के आकार के चिन्ह दबाए जाते थे। बाद में इन तख्तियों को सुखाकर या पकाकर सुरक्षित कर लिया जाता था। इन तख्तियों पर व्यापारिक हिसाब, कृषि उत्पादन, शिल्प गतिविधियां, धार्मिक गीत, मिथक, महाकाव्य, कानून और शैक्षिक सामग्री लिखी जाती थी। लिखने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों को लिपिक या स्क्राइब कहा जाता था। पढ़ने लिखने का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता था, इसलिए लिपिकों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। सुमेरियों की गणना पद्धति 60 पर आधारित थी। आज 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और एक सर्कल में 360 अंश की व्यवस्था पर उसी पद्धति का प्रभाव माना जाता है, मतलब कि 360 डिग्रीज इन अ सर्कल। नेक्स्ट, अक्कादी सभ्यता। अक्कादी लोग लगभग 2334 ईसा पूर्व शक्तिशाली बने। उनका प्रमुख केंद्र अक्काद नगर था।
वे अक्कादी भाषा बोलते थे, लेकिन लिखने के लिए सुमेरियों की क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की उपयोगी उपलब्धियों को अपनाती थी। अक्कादियों ने दुनिया के प्रारंभिक वंशानुगत साम्राज्यों में से एक स्थापित किया। उनका प्रमुख शासक सारगोन था। अक्कादी अभिलेखों में दिलमुन, मगन और मेलुहा के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। दिलमुन को वर्तमान बहरीन, मगन को ओमान प्रायद्वीप और मेलुहा को सिंधु सरस्वती सभ्यता से जोड़ा जाता है। हड़प्पा क्षेत्र से अर्ध कीमती पत्थरों के मनके, हाथी दांत, लकड़ी, सोने की धूल और तांबे जैसी वस्तुओं का व्यापार किया जाता होगा। नेक्स्ट, असीरियन सभ्यता। अक्कादी शक्ति के पतन के बाद असीरियन लोग मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। उनका प्रमुख केंद्र उत्तरी मेसोपोटामिया में स्थित असुर नगर था। उन्होंने मेसोपोटामिया और उसके आसपास के बड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। असीरियन विशेष रूप से अपनी मजबूत सेना, युद्ध कौशल और राजनीतिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और संचार साधनों का प्रयोग किया। इस प्रकार असीरियन इतिहास हमें दिखाता है कि प्रारंभिक सभ्यताओं में केवल खेती और व्यापार ही नहीं, बल्कि सैनिक शक्ति भी साम्राज्य विस्तार का महत्वपूर्ण आधार थी। नेक्स्ट, बेबीलोनियन सभ्यता। बेबीलोनियन लगभग 1900 ईसा पूर्व से मध्य मेसोपोटामिया में शक्तिशाली होने लगे। उनकी राजधानी बेबीलोन थी। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था, जो 1792 ईसा पूर्व सत्ता में आया। उसने बेबीलोन के साम्राज्य का विस्तार किया। हम्मुराबी का सबसे प्रसिद्ध योगदान हम्मुराबी की विधि संहिता थी। यह नागरिक और सामाजिक व्यवहार से जुड़े नियमों और कानूनों का संग्रह था। इस संहिता में संपत्ति, व्यापार, परिवार, मजदूरी और अपराधों से जुड़े नियम शामिल थे। इससे पता चलता है कि बड़े समाज को व्यवस्थित रखने के लिए लिखित कानून आवश्यक हो गए थे। बेबीलोनिया के पतन के कारणों में बार बार होने वाले आक्रमण, पर्यावरण का बिगड़ना, कृषि भूमि पर दबाव और राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याएं शामिल थीं। नेक्स्ट, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। नील नदी मिस्र के लोगों के जीवन का आधार थी। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी और उसके साथ उपजाऊ काली मिट्टी खेतों में जमा हो जाती थी। इस उपजाऊ मिट्टी को केमेट कहा जाता था। इसी कारण मिस्रवासी अपने देश को भी केमेट अर्थात काली भूमि कहते थे। मिस्र वासियों ने सिंचाई के लिए नालियां खोदी और जलाशयों में पानी सुरक्षित किया। उन्होंने नील नदी की बाढ़ और आकाश में सीरियस तारे के दिखाई देने का अध्ययन करके कैलेंडर विकसित किया। मिस्र का वर्ष 365 दिनों का था। इसमें 30 दिनों के 12 महीने यानी 360 दिन होते थे और अंत में 5 अतिरिक्त दिन जोड़े जाते थे। नेक्स्ट, मिस्र का लेखन, अभिलेख और विश्वास। मिस्र के इतिहास की जानकारी हमें पेपायरस पर लिखे अभिलेखों, स्मारकों, कब्रों और शिलालेखों से मिलती है। पेपायरस एक पौधे से बनाया जाने वाला प्रारंभिक लेखन पदार्थ था, जो कागज की तरह प्रयोग किया जाता था। मिस्र की लिपि को समझने में रोजेटा स्टोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पत्थर पर एक ही संदेश अलग अलग लिपियों में लिखा था। उनमें से एक भाषा यूनानी थी, जिसे विद्वान पढ़ सकते थे। यूनानी पाठ की सहायता से जीन फ्रांकोइस चैम्फोलियन ने 1822 में मिस्र की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। मिस्रवासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का एक आध्यात्मिक रूप होता है, जिसे का कहा जाता था, के ए। इसी विश्वास के कारण वे मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ममीकरण करते थे, जो आपने देखा होगा पिक्चरों में, ममीफिकेशन। अब आगे बात करते हैं फेरो और पिरामिड। मिस्र के शासकों को फेरो कहा जाता था। वे अत्यंत शक्तिशाली राजा होते थे और कई बार उन्हें देवता के समान माना जाता था। फेरो केवल राजनीतिक शासक नहीं था, वह धार्मिक व्यवस्था, सेना, भूमि और प्रशासन पर भी नियंत्रण रखता था। फेरो की मृत्यु के बाद उसके शरीर को सुरक्षित रखा जाता था और उसे विशेष कब्र में दफनाया जाता था।
समय के साथ शाही कब्रों ने विशाल पिरामिडों का रूप ले लिया। पिरामिड केवल कब्र नहीं थे, वे मिस्र के शासकों की शक्ति, धार्मिक विश्वास, इंजीनियरिंग ज्ञान और श्रमिक संगठन को भी प्रदर्शित करते थे। मिस्र का समाज और जीवन। मिस्र का एक महत्वपूर्ण पिरामिड सक्कारा का सीढ़ीदार पिरामिड है। इसकी संरचना सीढ़ियों जैसी कई स्तरों वाली है। मिस्र का समाज अलग अलग सामाजिक स्तरों में बटा था। सबसे ऊपर फेरो था, उसके नीचे सरकारी अधिकारी, कुलीन और पुजारी थे। इसके बाद स्वतंत्र भूमिधर, शिल्पकार और व्यापारी आते थे। समाज के निचले स्तर पर बंधे हुए किसान और दास थे। मिस्र के लोग केवल खेती और निर्माण कार्य ही नहीं करते थे, वे तैराकी, नाव चलाने, संगीत, नृत्य, खेल और त्योहारों का भी आनंद लेते थे। मिस्र की महिलाओं को कई अन्य प्राचीन समाजों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। वे संपत्ति रख सकती थी और अपना व्यवसाय भी चला सकती थी। आगे अब बात करते हैं चीनी सभ्यता की, द चाइनीज सिविलाइजेशन। चीनी सभ्यता का विकास मुख्य रूप से हुआंग हे, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, और यांगसे नदी के आसपास हुआ। चीन में प्रारंभिक नवपाषाण संस्कृतियां लगभग 7000 ईसा पूर्व से विकसित होने लगी थीं। लगभग 2000 ईसा पूर्व कांस्य धातु का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। लगभग 1600 ईसा पूर्व तक नगरों का विकास होने लगा था। चीन के प्रमुख राजवंशों में शांग, झोउ, छिन और हान शामिल थे। शांग राजवंश लगभग 1600 से 1046 ईसा पूर्व तक रहा। झोउ राजवंश 1046 से 256 ईसा पूर्व तक रहा। छिन राजवंश 221 से 206 ईसा पूर्व और हान राजवंश 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक रहा। माना जाता है कि चीन नाम छिन या किन राजवंश से निकला है। छिन राजवंश ने अलग अलग क्षेत्रों को एक शासन के अंतर्गत लाकर चीन के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे अब बात करते हैं कि चीन के इतिहास की जानकारी कैसे मिली। चीन में सरकारी इतिहासकार घटनाओं को लिखते थे, इसलिए प्राचीन चीन के बारे में अनेक ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध हैं। चीनी इतिहास के सबसे प्रारंभिक स्रोतों में ओरेकल बोन यानी भविष्यवाणी की हड्डियां शामिल हैं। ये पशुओं की हड्डियां या कछुए के खोल होते थे, जिन पर प्रश्न या प्रतीक बनाए जाते थे। इन्हें गर्म किया जाता था, जिससे इनमें दरारें पड़ जाती थीं। पुजारी इन दरारों को देखकर भविष्यवाणी करते थे। इन हड्डियों पर वर्षा, फसल, युद्ध, भूमि, शिकार और शाही परिवार से जुड़े प्रश्न मिले हैं। इसलिए ये हमें प्रारंभिक चीनी लोगों की आशाओं, आशंकाओं और धार्मिक विश्वासों की जानकारी देती हैं। चीनी लेखन लोगोग्राफिक था। इसका अर्थ है कि कई चिन्ह किसी एक ध्वनि के बजाय किसी पूरे शब्द या अर्थपूर्ण इकाई को दर्शाते थे। नेक्स्ट, चीनी शिल्पकला। चीनी कारीगर जेड, कांस्य और संगमरमर जैसी सामग्रियों से सुंदर तथा उपयोगी वस्तुएं बनाते थे। जेड एक कठोर और मूल्यवान पत्थर है। इससे बनी वस्तुओं को प्रतिष्ठा, शक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता था। कांस्य का प्रयोग हथियारों, औजारों और धार्मिक पात्रों को बनाने में किया जाता था। कांस्य की वस्तुओं पर अत्यंत बारीक आकृतियां बनाई जाती थीं। इन वस्तुओं से हमें पता चलता है कि चीनी कारीगरों के पास धातु को पिघलाने, सांचे तैयार करने और जटिल डिजाइन बनाने का उन्नत ज्ञान था। शिल्पकला केवल उपयोग की वस्तुएं बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक जीवन का भी भाग थी। नेक्स्ट, चीन की महान दीवार, रेशम और समाज। चीन की महान दीवार किसी एक शासक द्वारा एक ही समय में नहीं बनाई गई थी। अलग अलग दीवारों का निर्माण लगभग 680 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। बाद में विभिन्न शासकों ने उन्हें जोड़ा और विस्तृत किया। इन दीवारों का मुख्य उद्देश्य बाहरी घुमंतू समूहों के आक्रमण और छापों से सुरक्षा करना था। ये सीमाओं पर निगरानी और लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने में भी सहायक थीं। चीन में रेशम का ज्ञान नवपाषाण काल से था। हान राजवंश के समय रेशम एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु बन गया। जिन मार्गों से चीन का रेशम दूर दूर तक पहुंचता था, उन्हें बाद में रेशम मार्ग कहा गया, मतलब सिल्क रूट। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक चीनी समाज में स्पष्ट सामाजिक श्रेणियां बन चुकी थीं। ऊपर शासक,
कुलीन और अभिजात वर्ग थे, जबकि किसान और श्रमिक निचले स्तरों पर थे। चीन ने बाद के समय में कागजी मुद्रा और परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के चयन जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं भी विकसित की। तो दोस्तों अब पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इनको भी मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जो मैंने लिखवाए थे। फर्स्ट, प्री हिस्ट्री, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। उस समय को कहते हैं जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, भौतिक अवशेषों के आधार पर अतीत का अध्ययन है। नेक्स्ट, फॉसिल, जीवाश्म, प्राचीन जीवन के लिए सुरक्षित बचे हुए अवशेष या चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट, होमिनिन, आधुनिक मानव और उसके प्रारंभिक मानव समाज पूर्वजों के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट, होमोसेपियंस, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण काल, पुराना पत्थर युग और मध्य पाषाण काल, मध्य पत्थर युग। पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण काल, पुराना पत्थर युग। मीसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, मध्य पत्थर युग। माइक्रोलिथ, छोटे आकार के पत्थर के औजार थे। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, शिकार और भोजन संग्रह से खेती तथा स्थायी जीवन की ओर हुआ परिवर्तन था। चैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर दोनों के औजार प्रयोग किए जाते थे। ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग में कांस्य का प्रयोग और प्रारंभिक नगर सभ्यताओं का विकास हुआ। सिटी स्टेट, नगर राज्य, ऐसा नगर था जिसकी अपनी सरकार और आसपास का नियंत्रित क्षेत्र होता था। जिगुरत, सुमेरियन नगरों का विशाल सीढ़ीनुमा मंदिर था। यूनिफॉर्म, कील के आकार के चिन्हों वाली सुमेरियन लेखन प्रणाली थी। पेपायरस, मिस्र में पौधे से बनाया गया लेखन पदार्थ था। ममिफिकेशन, ममीकरण, मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया थी। और एकल बोन्स, प्राचीन चीन में लेखन और भविष्यवाणी के लिए प्रयोग की जाने वाली हड्डियां या कछुए के खोल थे। आइए अब लास्ट में पढ़ लेते हैं अध्याय का संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर। इस अध्याय में हमने समझा कि मानव सभ्यता का विकास एक लंबी और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया थी। प्रारंभिक मानव का विकास अफ्रीका में हुआ और बाद में वह दुनिया के अलग अलग भागों में फैल गया। पुरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी और भोजन संग्राहक था। पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य शिकारी और भोजन संग्राहक था। वह हस्त कुठार और क्लीवर जैसे पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। मीसोलिथिक पीरियड में छोटे माइक्रोलिथ औजार बनाए गए और लोग नदियों, झीलों तथा शैलाशयों के पास रहने लगे। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ने मानव जीवन को बदल दिया। लोगों ने खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, भोजन का भंडारण और स्थायी गांवों का निर्माण शुरू किया। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कृषि बस्ती थी। आगे चलकर इन्हीं कृषि और शिल्प परंपराओं से सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ। यह सभ्यता योजनाबद्ध नगरों, जल निकासी, जल प्रबंधन, मोहरों, शिल्प, मानक बाटों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया ने नगर राज्य, जिगुरात, यूनिफॉर्म लेखन और कानून विकसित किए। मिस्र में नील नदी, फैरो, पिरामिड, पेपायरस, ममीकरण और कैलेंडर महत्वपूर्ण थे। चीन में ओरेकल बोन, कांस्य और जैड की वस्तुएं, राजवंश, रेशम और महान दीवार प्रसिद्ध हुए। इस पूरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सभ्यता अचानक अस्तित्व में नहीं आई। यह साधारण औजारों और शिकारी जीवन से शुरू हुई तथा खेती, गांव, नगर, लेखन, व्यापार, प्रशासन और विकसित संस्कृति तक पहुंची। तो दोस्तों इसी के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ नोट्स एंड समरी ऑफ चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यहाँ समाप्त होता है। हम इस चैप्टर के नोट्स पहले ही पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और भी ऐसी वीडियोस आप चाहते हो हिंदी एक्सप्लेनेशन की, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।